हाय फ्रेंड, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और पिछले वीडियो में हमने कुछ चीज़ों को देखा था जो मिसाइल से रिलेटेड थी। आज हम एक्चुअल में समझेंगे कि मिसाइल होती क्या है, जिसको हम लोग प्रक्षेपास्त्र कहते हैं, और क्या पूरा सिस्टम इसका है वो समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सारी चीज़ों को। तो मिसाइल एक ऐसा अस्त्र है जिसका प्रयोग दूर स्थित दुश्मन के ठिकाने या लक्ष्य को भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो मिसाइल एक ऐसा अस्त्र है। अस्त्र और शस्त्र में फ़र्क होता है, याद रखिएगा। अस्त्र को हम हमेशा फेंक कर इस्तेमाल करते हैं, जबकि शस्त्र को साथ में रख कर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे तलवार शस्त्र है, अस्त्र नहीं है। तो मिसाइल एक ऐसा अस्त्र है जिसका प्रयोग दूर स्थित दुश्मन के ठिकाने या लक्ष्य को भेजने के लिए किया जाता है। मिसाइल किसी भी प्रकार के आयुध जैसे बम आदि भरकर दुश्मन के ठिकानों पर दागा जा सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, है ना। तो जो सामने वाला भाग होता है इस टाइप से कुछ होता है ना मिसाइल का, तो वहीं के अंदर पे क्या भरा जाता है, उसमें बम रखा जाता है, और पीछे का जो पूरा सिस्टम होता है उसको मिसाइल या रॉकेट कहा जाता है। और सामने वाला जो भाग होता है उसको वॉर हेड कहते हैं। इसी में बम, है ना, ये जितने प्रकार के विस्फोटक होते हैं सब सामने उसके थोबड़े में ठूसा जाता है। ठीक है, सॉरी। सर्वप्रथम मिसाइल प्रयोग चीन द्वारा 1232 में किया गया था। किसके खिलाफ? तो मंगोलों के खिलाफ। ठीक है, अब मंगोलों में आप लोग जानते हो कौन कौन है। सबसे खूंखार चंगेज खान। ठीक है, इसके अलावा भारत में सर्वप्रथम जो प्रयोग है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1780 में हुआ था। ठीक है, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। तो जो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 के बीच में, तो 1780 में, सितंबर 1780 में मैसूर के जो सुल्तान थे हैदर अली, जो कि टीपू सुल्तान के पिता थे, उन्होंने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। और उन्होंने बांस के अंदर बम भरकर इसका प्रयोग किया था। मतलब ये उस समय की शुरुआती स्टेज पर किया गया प्रयोग था भारत में मिसाइल का। 1983 में सर्वप्रथम भूतपूर्व महान राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम। क्या? समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये हिंदी में लिखा है और ये इंग्लिश में IGMDP। ओके, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं युद्धास्त्र या इसको वॉर हेड किसको कहते हैं, हम इसको समझते हैं। किसी भी मिसाइल के का जो प्रयोग है, कोई भी मिसाइल हो, उसका प्रयोग तभी संभव है जब उसमें युद्धास्त्र लगाया जाए। सही बात है। अब आपने सब बना लिया, पीछे का भाग बना लिया, आगे का आपने कोई सिस्टम ही नहीं बनाया। अब आगे का कुछ बनाया ही नहीं आपने जिसमें कोई बम हो, कुछ हो, तो आप नुकसान कैसे पहुंचाओगे सामने वाले को? भाई कोई ना कोई तो हमारे पास में विस्फोटक हो ना, कोई ना कोई आयुध हमारे पास में हो ना, कुछ ना कुछ हमारे पास में डिस्ट्रॉयर होना। और वो डिस्ट्रॉयर कहाँ होता है? हमेशा अगाड़ी में होता है, पिछाड़ी में तो मिसाइल होती है। ठीक है, तो किसी भी मिसाइल का प्रयोग तभी संभव है जब उसमें युद्धास्त्र लगाया जाता है। मिसाइल युद्धास्त्र को लक्ष्य तक भेजता है। जो मिसाइल होता है उस युद्धास्त्र को या वारहेड को कहाँ तक भेजता है? लक्ष्य तक भेजता है, जिससे शत्रु को या टारगेट को नुकसान पहुंचाया जा सके। ठीक, इसके अलावा मिसाइल में नियंत्रक प्रणाली या कंट्रोल सिस्टम होता है। सबसे पहले देख लीजिए, नंबर 1 पॉइंट है मिसाइल के कुशल उपयोग हेतु कंट्रोल सिस्टम का प्रयोग। मतलब सही ढंग से अगर उसका इस्तेमाल करना है तो आपके पास में कंट्रोल सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, यह मिसाइल को निश्चित लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, बिना कंट्रोल सिस्टम के यह असंभव है। अब आप उसको निश्चित लक्ष्य तक ले जाना चाहते हो, जहां ले जाना है, अगर हमारा टारगेट A है और उस टारगेट A तक हमको अगर मिसाइल को ले जाना है तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा? उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास में जो सिस्टम मौजूद होगा उसको हम कंट्रोल सिस्टम कहेंगे। मिसाइल में लगे नियंत्रक प्रणाली को जो कंप्यूटर जैसे जुड़े होते हैं, मतलब मिसाइल में जो लगे जो नियंत्रक होते हैं, जो कंट्रोल सिस्टम होता है, वो एक्चुअल में कंप्यूटर की भांति होते हैं। जैसे कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं ना, आप लोगों ने पढ़े होंगे कि बहुत सारे जो कंप्यूटर होते हैं किस तरीके से आपस में जुड़े होते हैं। अगर आपने कंप्यूटर पढ़े होगा तो मैं कभी उसमें बताऊंगा कि वो कंप्यूटर के जुड़ने की प्रक्रिया अलग होती है। कुछ समानांतर श्रेणी में होते हैं और उसमें कुछ सिस्टम बनता है, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, तो सब कभी अलग से पढ़ेंगे। जब कंप्यूटर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा सारा सिस्टम कैसे होता है। मिसाइल को 4 आधार पर नियंत्रित किया जाता है। एक तो राडार के द्वारा नियंत्रित, लेजर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसके अलावा ऊष्मा या अवरक्त किरणों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, या फिर उपग्रह के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो 4 ऐसी चीज़ें हैं जिसके आधार पर हम किसको नियंत्रित कर सकते हैं? मिसाइल को नियंत्रित कर सकते हैं। मिसाइल को रॉकेट भी कह देते हैं सिंपल भाषा में। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं राडार द्वारा नियंत्रित।
यह राडार द्वारा नियंत्रित मिसाइल होती है, मतलब जो जिस मिसाइल को राडार द्वारा नियंत्रित कहते हैं वो राडार द्वारा नियंत्रित मिसाइल होती है। और मिसाइल में लगे राडार आसानी से दुश्मन मिसाइल का पता लगा लेते हैं, मतलब उसमें मिसाइल में जो राडार लगे होंगे वो दुश्मन की मिसाइल, मतलब दुश्मन देश की जो मिसाइल है उसको सेंस कर लेंगे, पहचान लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे और उसका काम तमाम कर देंगे। ठीक है, या आवश्यकता पड़ने पर जो मिसाइल होगी वो दुश्मन मिसाइल से रक्षा भी करेगी, मतलब हमको बताएगी कि भाई यहाँ से जो है दुश्मन मिसाइल है, आप इससे सावधान हो जाओ। ये हमको सचेत भी करते, दो काम है इसके, है ना। इसके अलावा देख लीजिए, इसमें ट्रांस रिसीवर आने वाले संकेतकों को प्राप्त करते हैं, मतलब इसमें क्या लगा होता है, एक प्रकार का ट्रांस रिसीवर लगा होता है जो आने वाले जो संकेतक होते हैं उनको क्या करता है, वो उनको सेंस कर लेता है, पहचान लेता है। ठीक है, ये ऑटोनोमस होते हैं, मतलब इनको ये अपने हिसाब से गाइड हो जाते हैं, इन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, ये अपने अपने हिसाब से ही चलते हैं, मतलब ये ऑटोमेटिक होते हैं, ऑटोनोमस होते हैं, अपने हिसाब से ही सेट हो जाते हैं, अपने हिसाब से कार्यक्रम करते हैं, यह आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। ठीक है, जो इस टाइप के जो होते हैं रडार वाले, यह आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। इनकी जो वहन क्षमता होती है कम होती है, मतलब बहुत कम वजन वाले जो वॉरहेड हैं उनको लेकर ये जा सकते हैं, और इसमें मिसल फेल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, जो रडार वाले जो मिसाइल होती है उसमें हमेशा समस्याएं बनी रहती है। नोट करके लिखा देख लीजिए, भारतीय मिसाइल त्रिशूल में फ्लाई कैच्ड राडार का यूज़ किया जाता है। भारतीय मिसाइल त्रिशूल में फ्लाई कैच्ड राडार, मतलब हवा में उड़ने वाले और उनको ढूंढ कर पकड़ने वाला जो राडार है उसका इस्तेमाल किया जाता है त्रिशूल मिसाइल में। आकाश मिसाइल में राजेंद्र राडार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब राजेंद्र राडार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस मिसाइल में राजेंद्र राडार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, तो आकाश में किया जाता है, और त्रिशूल में किया जाता है फ्लाई कैचर राडार का इस्तेमाल। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं लेजर द्वारा नियंत्रित मिसाइल। इस तकनीक द्वारा किसी भी प्रकार के मिसाइल व्हीकल को टारगेट बनाया जा सकता है। ठीक है, इस तकनीक के द्वारा किसी भी प्रकार के मिसाइल या व्हीकल को टारगेट बनाया जा सकता है, यानी सामने वाली मिसाइल को टारगेट कर लो, या कोई व्हीकल या गाड़ी हो उसको टारगेट कर सकते हो आसानी से। ठीक है, या कोई स्थान हो उसको आप टारगेट कर सकते हो। अत्यंत उन्नत होता है, मतलब काफ़ी ये उन्नत टेक्नोलॉजी है ना, टेक्निकली काफ़ी साउंड आप कह सकते हो उसको। यह आसानी से संकेतों को पढ़ या पकड़ सकता है, मतलब जो भी संकेतक मिलते हैं, इनको जो संकेत मिलते हैं उसको आसानी से ये पढ़ भी लेता है और आसानी से उनको पकड़ भी लेता है, दोनों काम करता है, पढ़ना और पकड़ना। ठीक, किसमें, लेज़र में होता है। आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच भी जाता है ये। आसपास की सभी स्थितियों का ये पता भी आसानी से लगा सकता है, कौन, जो मिसाइल लेजर के द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो मतलब काफ़ी उन्नत टेक्नोलॉजी, फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें। इसके अलावा इसमें देख लीजिए, नोट करके लिखा हुआ है, अर्जुन टैंक में लगे लाहट मिसाइल में, अर्जुन टैंक में कौन सी मिसाइल लगी है, लाहट मिसाइल में लेज़र कंट्रोल का सिस्टम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब प्रयोग किया गया। जो अर्जुन टैंक है हमारे पास में, उसमें एक मिसाइल फिट है जिसका नाम है लाहट मिसाइल, उसमें लेज़र कंट्रोल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है ना। अब हम लोग देख लेते हैं ऊष्मा आबलिक अवरक्त किरणों द्वारा निर्देशित। यह तकनीक आसानी से चुंबकीय क्षेत्र या विकिरण को, या जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा जो उत्सर्जन होता है, जो इमिशन होता है, उसको आसानी से ये पहचान लेता है। अब चुंबकीय क्षेत्र की जो विकिरण होगी उससे जो उत्सर्जन होगा उसको ये आसानी से सेंस कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। ठीक है, और उसे ट्रैक करते हैं या फॉलो करते हैं, या तो उसको ट्रैक कर लेंगे या तो फॉलो करेंगे। यह ऊष्मा खोजी होते हैं, मतलब जहाँ पर ऊष्मा ज़्यादा होगी वहाँ इसको ये आसानी से सेंस कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। ठीक, अर्थात इसमें लगी तकनीक कम दृश्य प्रकाश तरंग की फ्रीक्वेंसी को पहचान कर उस पर हमला करने में सक्षम है। मतलब जो कम दृश्य प्रकाश की होती है, मतलब दृश्य प्रकाश से जो नीचे है, ठीक है, तो उससे नीचे, क्योंकि हम लोग काय में देख पाते हैं, दृश्य प्रकाश में ही देख पाते हैं। ठीक है, और दृश्य प्रकाश से जो नीचे होता है वो होता है पराबैंगनी, और जो लाल के ऊपर होता है उसको हम लोग कहते हैं अवरक्त तरंगे, है ना, अवरक्त, क्योंकि रक्त का रंग होता है लाल, इसलिए उसको अवरक्त तरंगे कहते हैं। इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, फिर आपका जो होता है ये दृश्य प्रकाश, और उसके बाद में जो होता है ऊपर पे वो रहता है आपका अवरक्त। तो ये दृश्य प्रकाश से जो नीचे होती हैं, लगभग जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको भी पकड़ लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। ठीक है, उदाहरण में है इसका नाग और हेलिना। ठीक है, अब उपग्रह आधारित मिसाइल को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, यह मिसाइल उपग्रह के माध्यम से निर्देशित होती है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा बहुत सारे उपग्रह बनाए गए हैं जिनको हम लोग कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, है ना। तो कृत्रिम उपग्रहों के बहुत सारे काम होते हैं,
वो मौसम का जानकारी का पता लगाते हैं। इसके अलावा भूमि में कहाँ कहाँ संसाधन मौजूद हैं ये उनका पता लगाते हैं। तो ये उसी में से हैं कि ये मिसाइलें जो हैं ये उपग्रह के माध्यम से नियंत्रित होती हैं, निर्देशित होती हैं। यह उपग्रह से आने वाले संकेतकों को आसानी से पहचान लेती हैं और टारगेट को भेजती हैं। ठीक है, वहाँ से टारगेट मिलता है कि भाई तुम्हारा टारगेट वहाँ है, तो ये पहले तो वो बताएगा कौन उपग्रह कि भाई फलाना चीज़ वहाँ पे है और क्या भेजेगा इसको संकेत। ये जैसे ही उसको वहाँ संकेत मिला कि फलानी चीज़ वहाँ पर है तो ये क्या करेगा, उसको जाकर हिट करेगा, टारगेट करेगा। यह एक उन्नत नियंत्रित प्रणाली है। ठीक है, काफ़ी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। वस्तु स्थिति का सही सही अनुमान या पता लगाने में यह संभव है। ठीक है, बहुत अच्छी ये प्रणाली मानी जाती है। जो उपग्रह से जो सिग्नल मिलते हैं उसको ये सेंस करता है और सेंस करने के बाद में अपने टारगेट को ये हिट कर देता है ना। इसका उदाहरण है अग्नि मिसाइल, और अग्नि की 5 मिसाइलें हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 5। ठीक, विश्व के मिसाइल मैन कहा जाता है बर्नर वॉन ब्राउन को। भारत के मिसाइल मैन कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम। इसके अलावा भारत के मिसाइल वुमेन कहा जाता है टेसी थॉमस को। आपके लिए एक प्रश्न रहा कि भारत का रॉकेट मैन किसे कहा जाता है, आप इसका जवाब मेरे को वीडियो के कमेंट सेक्शन बॉक्स में देंगे। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं मिसाइल की ईंधक या प्रणोदक प्रणाली। ठीक है, मिसाइल का जो ईंधन होता है किन ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, या इसको हम लोग कहते हैं प्रणोदक प्रणाली, या इसको कहते हैं फ्यूल सिस्टम या प्रोपोलेंट सिस्टम ऑफ मिसाइल। क्या बोलते हैं, प्रोपोलेंट सिस्टम ऑफ मिसाइल। ठोस प्रणोदक प्रणाली, सॉलिड प्रोपोलेंट बेस्ड मिसाइल। ठीक है, सॉलिड प्रोपोलेंट बेस्ड मिसाइल मतलब किस पर आधारित, ठोस प्रणोदक पर आधारित मिसाइल प्रणाली। द्रव प्रणोदक मिसाइल प्रणाली, लिक्विड प्रोपोलेंट बेस्ड मिसाइल सिस्टम, पूरा इसको अगर ऐसा बोले तो। अब ठोस प्रणाली पर आधारित हम लोग देख लेते हैं। जिन मिसाइलों में ईंधन के रूप में ठोस प्रणोदक का प्रयोग होता है उसे हम ठोस प्रणोदक प्रणाली मिसाइल कहते हैं। और ठोस प्रणोदक के रूप में या ठोस ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो HTPB का इस्तेमाल किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है HTPB का हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। क्या इसका फुल फॉर्म होता है, हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये बड़ा हार्ड होता है, ये है ना, सॉलिड होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, किस में, जो मिसाइल होती है उसमें, है ना। इसमें 3 P होते हैं, पिनाक, इसमें भी ठोस होता है पिनाका। इसके अलावा P से प्रहार और P से पृथ्वी। ठीक है, पिनाका में भी ठोस प्रणोदक है, प्रहार में भी ठोस प्रणोदक है, पृथ्वी में भी ठोस प्रणोदक है। प्रणोदक मतलब ईंधन, क्योंकि किसी भी चीज़ को चलने के लिए क्या चाहिए, ईंधन चाहिए। भाई हमको भी ईंधन चाहिए, हमारे शरीर को ईंधन चाहिए। बगैर ईंधन के बगैर हमारा कोई काम नहीं होगा। तो हमारे लिए हमारा ईंधन है हमारा भोजन। ठीक है, तो वैसे ही मिसाइल का भोजन क्या है, उसका ईंधन। और यहाँ पर कौन सा ईंधन है, ठोस ईंधन, और ठोस ईंधन के रूप में हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का। और किन किन मिसाइलों में इस्तेमाल किया जाता है, पिनाका में, प्रहार में, पृथ्वी में। पिनाका की जो स्पीड होती है 0 से 40 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि प्रहार की जो स्पीड होती है वो 40 से 150 किलोमीटर प्रति सेकंड, जबकि पृथ्वी की जो स्पीड होती है वो 150 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी कहने से मतलब है मेरी पृथ्वी मिसाइल से, पृथ्वी मत समझ लीजिएगा, है ना, अर्थ मत समझ लीजिएगा इसको। द्रव प्रणोदक प्रणाली, जिन मिसाइलों में ईंधन के रूप में द्रव प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, द्रव प्रणोदक मिसाइल। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं UDMH या इसी को USDN भी कहते हैं, मतलब दोनों एक ही नाम है। अनसिमेट्रिकल डाईमेथाइल, अनसिमेट्रिकल डाईमेथाइल हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं 2 चीज़ें हैं। एक तो द्रव आधारित सिस्टम में क्या क्या है ये आप देख लीजिए। ये पूरा का पूरा क्या है, ये मिसाइल सिस्टम है ना, या इसको रॉकेट कह लो, रॉकेट या मिसाइल। और जो ये वाला भाग होता है सुज्जा वाला, है ना, जो काफ़ी एकदम सूजा टाइप का होता है, इसको कहते हैं वॉर हेड। और इसी में दुनिया भर के आयुध, बम, विस्फोटक, डिस्ट्रॉयर सब यहीं रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का कैरियर होता है, एक प्रकार की गाड़ी होती है जिसको लेकर जाती है। ठीक है, अब इसको भी गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए, ईंधन चाहिए। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर लिक्विड फ्यूल भरा जाता है। कौन सा, लिक्विड फ्यूल। और लिक्विड फ्यूल के रूप में क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, अनसिमेट्रिकल डाईमेथाइल हाइड्रोजन, है ना। और इस ईंधन को जलाने के लिए क्या होगा, लिक्विड ऑक्सीडाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा जो इससे जुड़ा होगा। तो ये इसको जलाने के लिए काम करेगा, ये जो सिस्टम है ये इसको जलाने के लिए काम करेगा। और जब ये जलेगा तो इससे थ्रस्ट या एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अब जब जलेगा तो यहाँ पर क्या होगा,
पंप लगे होंगे और ये पंप जब घूमेगा तो उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा यहाँ पर होता है कॉम्बिशन चैम्बर। कौन सा चैम्बर होता है? कॉम्बिनेशन चैम्बर होता है। इसको कहते हैं दहन कक्ष या आंतरिक इंजन दहन। तो यहाँ पर क्या होता है? ईंधन का जलना शुरू होता है और जब ये जलना शुरू होता है तो क्या होगा? ये नीचे की ओर क्या करेगा? ऊर्जा को करेगा और ये गति के तीसरे नियम के अनुसार ये ऊपर की ओर उठना प्रारंभ हो जाएगा। यही सिस्टम होता है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं द्रव ठोस आधारित सिस्टम में क्या है कि ये सारा का सारा सिस्टम दिख रहा है आपको, और यहाँ पर होता है सॉलिड फ्यूल, सॉलिड ऑक्सीडाइज़र। ये सॉलिड फ्यूल भरा है, यहाँ पर सॉलिड ऑक्सीडाइज़र होगा जो इसको ईंधन को जलाएगा, सॉलिड फ्यूल को। और वही सिस्टम होगा कि कॉम्बिनेशन चेम्बर होगा, यहाँ पर जलना शुरू होगा और ये नीचे की ओर धुआं छोड़ेगा, एनर्जी छोड़ेगा, जिसके कारण ये विपरीत दिशा में ऊपर की ओर उठना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मिसाइल सिस्टम है जिसको हमको समझना था। हालांकि मुझे कल जो मैंने आपको वीडियो बताया था उस वीडियो को आपको जो जानकारी मैंने दिया उस जानकारी को मुझे आज देना था। मतलब भाग 1 आज का वीडियो होना चाहिए था और भाग 2 कल का वीडियो होना चाहिए था। हालांकि थोड़ा सा उल्टा हो गया है, तो आप थोड़ा सा कोशिश ये कीजिएगा कि पहले आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद में कल जो मैंने वीडियो डाला था उसके बाद आप वाले वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको आपकी एक समझ बन जाए इस टॉपिक को लेकर। क्योंकि पूरा भी हम लोग डिफेंस पढ़ रहे हैं और पूरे मिसाइल सिस्टम को देख रहे हैं। इसके बाद में मैं एक वीडियो और डालूंगा क्योंकि अभी हमारा क्रूज़ मिसाइल वगैरह बचा हुआ है। अभी हमने सिर्फ एक ही मिसाइल के बारे में पढ़ा था, बैलिस्टिक मिसाइल। उसके बाद में मैं आपको मिसाइल के बारे में आज पूरा जानकारी दिया। इसके बाद में मैं क्रूज़ मिसाइल के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो इस तरीके से ये आज का एक छोटा सा वीडियो था, छोटा सा प्रयास था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माँ भारती।